नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। कोरोना संक्रमण के नए केसेस के मामले में उतार चढ़ाव के चलते बुधवार सुबह तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार 6 नए केसेस आए तो 5 केसेस ठीक भी हुए। इस तरह से अभी यह 60 एक्टिव केसेस रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 850 नए सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे। बुधवार खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना पॉजिटिव के 5 नए मामले सामने आए, जबकि 14 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। इन्हीं आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या अब 51 हो गई है, जबकि कुल 22,314 में से 21,623 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इन दिनों चल रहे दाखिलों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अलावा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं निजी विद्यालयों के संचालकों ने भाग लिया और अपने अपने पक्ष की बात कही। बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। MIS पोर्टल पर बच्चों की संख्या में आए गैप को लेकर ये बैठक बुलाई गई और बैठक में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को स्कूल्स का डाटा अपडेट करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं साथ ही इस दौरान स्कूल्स द्वारा ली जा रही एडमिशन फीस और एनुअल चार्ज के बारे में भी जानकारी दी गई। तो ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ये बातें कर रही हैं कि हमारे 15 लाख बच्चे चुरा लिए या इतने बच्चे चुरा लिए। ये चुराने वाली बात ठीक नहीं है। RT के तहत हम किसी बच्चे को पहली से 8वीं तक किसी का कोई पेरेंट आकर हमें एक एप्लीकेशन देता है कि मेरे बच्चे का एडमिशन इस क्लास में कर लिया जाए, तो वो एडमिशन हमें करना है, क्योंकि बगैर किसी डॉक्यूमेंट के भी पेरेंट की डिक्लेरेशन के ऊपर हमें एडमिशन करना होता है। लेकिन ये बात सही है कि अगर मान लो किसी बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में था, प्राइवेट स्कूल में था, और वो बच्चा अब एडमिशन ले रहा है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बिना SLC के, तो उसका एडमिशन अभी टेम्परेरी एडमिशन है। हम उसको रेगुलराइज तब करेंगे जब उसकी SLC प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए अभी सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सभी विद्यालय मुखियाओं के पास हमने सूचना पहले भी प्रेषित कर रखी है और अब दोबारा भी प्रेषित करेंगे कि एडमिशन बच्चे का तब तक टेम्परेरी है जब तक कि उसकी SLC प्राप्त नहीं होती। SLC प्राप्त होने के बाद एडमिशन रेगुलराइज हो जाएगा। अब हमारे पास जो बच्चे आए हमारे डेटा के अनुसार, उसमें प्राइवेट स्कूलों की संख्या जो है ना वो नाम मात्र की है। हमारा मिशन जो है हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में जो पढ़ रहे बच्चे थे उनकी ट्रांजिशन करवाना और पहली कक्षा के अंदर 6ठी कक्षा के अंदर एडमिशन करवाना, ये मिशन था। ऊपर 9वीं और 11वीं कक्षा के अंदर एडमिशन करवाना, ये मिशन था। अब इसमें अगर मान लो प्राइवेट स्कूल ये करेंगे हमारे 15 लाख बच्चे के डेटा चोरी हो गए, तो वो पहले अपने MIS को अपडेट करें और उसके बाद जो है तथ्यों के ऊपर बातें करें। अगर पेरेंट्स को परेशान करें, हमने सभी प्राइवेट स्कूलों के हेड्स को भी इंस्ट्रक्शन यही दे रखी हैं कि जो डिपार्टमेंट के आदेश थे उसके अनुसार बच्चे से ट्यूशन फीस चार्ज की जानी है मंथली। इसके अलावा दूसरी टाइप के चार्जेज, एनुअल चार्जेस वगैरह, वो बच्चे से चार्ज नहीं किए जाने। कोई पेरेंट हमें रिटर्न में इस तरह की शिकायत देगा कि मैंने जो है ना वो फीस, ट्यूशन फीस जमा करवा रखी है और उसके बावजूद भी SLC प्राइवेट स्कूल नहीं दे रहा है, तो उस प्राइवेट स्कूल को आदेशित करेंगे SLC जारी करने के लिए। और फिर भी अगर वो SLC जारी नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के लिए आगे निदेशक महोदय को पत्र लिखा जाएगा। क्योंकि वो बच्चे हमारे पास भी नहीं है और अगली क्लास में इनके पास भी नहीं है, तो बहुत बड़ा गैप है। इस बारे निदेशक महोदय ने हमें आदेशित किया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि आप उनकी मीटिंग बुला कर उनको कहें कि वो अपना डाटा अपडेट करें, ताकि हमें ये पता चले कि कितने बच्चे हमारे ड्रॉप आउट हैं। आज के दिन वो संख्या ज़्यादा है, इसलिए मीटिंग बुलाई थी। उनके साथ साथ इन्होंने अपनी एक समस्या रखी कि कुछ बच्चे बगैर SLC के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिट हो रहे हैं। तो कुछ से बच्चे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि सरकारी स्कूलों में इंफ्रा बढ़िया हुआ है, टीचर पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं। उनका रुझान कोरोना काल के बाद हमारे सरकारी स्कूलों में हुआ है और उन्होंने बाकायदा रिटर्न रिक्वेस्ट की है कि हमारा एडमिशन किया जाए। परंतु हमने डिपार्टमेंट ने भी और हमने भी हमारे हेड्स को निर्देश दे रखे हैं कि प्रोविजनल एडमिशन आप कर सकते हैं, क्योंकि कई बार शिकायत आती है कि सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रही। तो हमने कहा कि आप एडमिशन कीजिए, पर जो फॉर्मेलिटी है उसको रेगुलराइज तभी करेंगे आप जब तक SLC और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं आ जाते हैं, तब तक उसको प्रोविजनल रखिएगा।
दूसरा कारण कुछ बच्चों का आने का ये है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे का एडमिशन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनको अपने एडमिशन के लिए रियायत देने बारे की जाती है और कई कई साल तक फीस वो नहीं दे पाते या ये लेने में असमर्थ रहते हैं। अब जब वो एसएलसी लेते हैं तो एक बड़ा सारा अमाउंट उनको दे दिया जाता है, जो कि इस कोरोना काल में तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर उनकी एसएलसी नोइंगली रोक ली जाती है, वो बच्चा वहाँ फीस दे नहीं पाता, हमारे स्कूल में आता है, शिकायत की है। तो हमने है कि आप टाइमली फीस ले लें, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, पर 2-2 3-3 साल की एक बड़ा अमाउंट होने के कारण से ग्रामीण क्षेत्र में और पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी के कारण से कि रोज़गार में भी कमी आई है, उनकी इनकम में भी कमी आई है, तो वो वन टाइम में नहीं दे पाते। कुछ एक स्कूल ऐसे भी हैं जो कि एसएलसी के नाम पे भी या दूसरे फंड के नाम पे पैसे ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार के आदेश है कि वो ट्यूशन फीस ही क्लेम कर सकते हैं और किसी प्रकार के चार्जेज, क्योंकि बच्चे स्कूल में ही नहीं है तो उन्होंने जो चीज़ यूज़ नहीं की उस की एवज में या उसके लिए बच्चों को ज़बरदस्ती ना की जाए कि वो इन चीज़ों के लिए पैसे स्कूल को दें। जो एडमिशन पोर्टल से जो डाटा चोरी हुआ था उस विषय को लेकर आज हम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की जिला शिक्षा अधिकारी और मौलिक जिला शिक्षा अधिकारी से आज हमारी एक मीटिंग हुई है और हमने उनसे आग्रह किया है कि इस प्रकार से जो बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में बिना एसएलसी के जा रहे हैं उनका स्थायी एडमिशन तभी माना जाएगा जब उन बच्चों की स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आ जाएगी। देखो, अभी हमारे दोनों अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और मौलिक जिला शिक्षा अधिकारी ने हमें आश्वस्त किया है कि कल आपको इस प्रकार का एक लेटर एसोसिएशन को हम मेल करेंगे कि आपके जितने भी बच्चे पोर्टल से गए हैं या गवर्नमेंट स्कूलों में बिना एसएलसी के दाखिल हुए हैं वो टेम्परेरी दाखिल किए हैं। पेरेंट्स ने हमारे मुख्याध्यापकों से रिक्वेस्ट करी है, एक प्रार्थना पत्र दिया है कि हमारे बच्चे का दाखिला किया जाए और बिना एसएलसी के जो दाखिले हैं उनको टेम्परेरी दाखिला इन्होंने मानकर, और वो दाखिला स्थायी तभी माना जाएगा जब उनका एसएलसी प्राइवेट स्कूल से जाएगा। ऑटो रिक्शा चालक यदि बिना किसी पूर्व सूचना के प्रति सवारी 20 रुपये किराया वसूल करते हैं तो यह गलत है। यह कहना था जिला परिवहन अधिकारी अंग्रेज सिंह का। उन्होंने बताया कि शहर में ऑटो चालक सवारियों से पहले की तरह ही किराया लें, जबकि कुछ ऑटो चालक बढ़ा करके किराया ले रहे हैं, जो गलत है। जिला परिवहन अधिकारी अंग्रेज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑटो या ई रिक्शा चालकों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के 15 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति सवारी किराया वसूला जा रहा था, जो कि सही नहीं है। उन्होंने बताया कि ऑटो चालक और ई रिक्शा चालकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे शहर में प्रति सवारी 20 रुपए किराया वसूल नहीं करेंगे। यदि वे ऐसा करते हैं तो वह गलत है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर डीसी साहब को मतलब शहर के लोगों ने, आम पब्लिक ने शिकायत की है, भाई ऑटो वालों ने अपनी मनमर्जी से किराया 15 रुपये से 20 रुपये कर दिया, जिसका मतलब शहर में बहुत रोष है। डीसी साहब ने मेरी और जीएम रोडवेज की ड्यूटी लगाई है। डीसी साहब की तरफ से आदेश प्राप्त हुए हैं भैया किराया नहीं बढ़ना चाहिए। तो मैंने मतलब कल आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से तथा मीडिया के माध्यम से भी कल अखबार में भी हमने मतलब निकलवा दी है। अगर कोई भी ऑटो मालिक, ऑटो चालक किसी भी पब्लिक वाले से 15 रुपये की बजाय 20 रुपये अगर लेता पाया गया, हमारे पास 20 रुपये लेने की शिकायत प्राप्त होगी तो उस ऑटो चालक का परमिट कैंसिल कर दिया जाएगा। शहर की जनता से अपील है भाई, शहर की जनता अपना शांति बनाए रखे और अगर किसी भी व्यक्ति से, शहर के किसी भी पब्लिक के व्यक्ति से अगर कोई ऑटो वाला 20 रुपये लेता है तो वो आरटीओ ऑफिस में, जीएम रोडवेज के पास, डीसी साहब के पास अपनी शिकायत कर सकता है। उस ऑटो चालक का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। जिले के नजदीकी गांव नाथवास के लोग एकत्रित होकर मनरेगा में चल रही अनियमितताओं के प्रति अपना रोष जताया। इस बारे में कम मजदूरी देने और फाइल्स में ज्यादा मजदूर दिखाने के मामले में उन्होंने एक ज्ञापन भी ठेकेदार के खिलाफ जिला उपायुक्त कार्यालय में सौंपा। गांव नाथवास के लोग डीसी ऑफिस पहुंचे और मनरेगा की मजदूरी के पैसे लेने की मांग के साथ ज्ञापन सौंपा। रामनाथ ने बताया कि
उन्हें पूरे पैसे नहीं मिल रहे। उसने बताया कि उन्हें 315 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन ठेकेदार उन्हें कभी 200 रुपये देता है और कभी 100 रुपये। और उन्होंने कहा कि काम तो 20 या 25 औरतें करती हैं, लेकिन फाइलों में ज़्यादा दिखाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि करीबन 2 महीने के पैसे हैं जो उन्हें अभी तक नहीं मिले हैं। इसी मांग को लेकर उन्होंने प्रशासन से न्याय की मांग की और पूरे पैसे दिए जाने की मांग भी की। इस हिसाब से मिलने के लिए हमारा मनरेगा के काम में पेमेंट पूरा नहीं मिल रहा। हमें 315 रुपये मिलने चाहिए और हमारे काम के कभी 163 रुपये या 150 रुपये या 200 रुपये, 3 कामों में ये पैसा आया है। और हमारी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारी सुनाई की जाए। ये काम हुआ है हमारा नहर के रजवाए का, 52 किले का मतलब रजवाया था, उसका काम होया है। और 20 से 30 लेबर लगी है। जो हमारा मेट है उसका नाम है रवि कुमार, पिता का नाम है करतार सिंह और दानक जाति से है। और वो फिरजी हजरी भी लगाता है। वहाँ लेबर लगी है ज़्यादा से ज़्यादा 20 से और 35 लेडीज़ों की, लेकिन वहाँ पे 40 या इतनी लेडीज़ों की हाजिरी लगती है। यहाँ मनरेगा में काम करने के लिए गई हुई थी, तो उसकी 9 दिहाड़ी पहले हैं और 6 बाद में हैं। तो 9 दिन की दिहाड़ी के 200 रुपये के हिसाब से उसके पैसे गए हैं और बाद वाली जो दिहाड़ी है उसके 100 रुपये के हिसाब से पैसे गए हैं। बाकी पैसे पता नहीं रवि खा गया या कौन खा गया। हमें प्रशासन से दरख्वास्त है कि हमको न्याय मिले और हमारे जो पैसे जो जायज़ हैं और रवि के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और हमारे पूरे पैसे जो है हमें मिलने चाहिए। और आगे जो कार्य है उसकी भी डिटेल हमें अच्छे से मिलनी चाहिए कि हमारे कितने पैसे होते हैं, कितने हमारी मजदूरी होती है और कितने इनको पैसे मिलते हैं। पूरा दिन काम करते हैं और 100 रुपये 200 रुपये, ये बताओ कहाँ का न्याय है। लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिली है, जिसके चलते हरियाणा रोडवेज विभाग ने भिवानी डिपो से वीरवार से सभी बसेस को चलाने का फैसला लिया है। यह कहना था जीएम रोडवेज गुलाब सिंह दूहन का। उन्होंने बताया कि अब जब सवारियां बस स्टैंड पर आने लगी हैं तो उन्होंने किलोमीटर स्कीम वाली बसेस को भी चलाने का निर्णय लिया है। हरियाणा रोडवेज विभाग ने सभी रूट्स की बसों को वीरवार से चलाने का फैसला लिया है। गुलाब सिंह दूहन का कहना था कि 165 बसों को कल से चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि साथ ही किलोमीटर स्कीम वाली बसों को भी कल से शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा रोडवेज 1.5 साल से घाटे में चल रहा है और सरकार उन्हें बैठाकर खिला रही है, तो अब लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद इसी को देखते हुए सवारी बस स्टैंड पर आ रही है। उन्होंने बताया कि स्टेट की बसें ही नहीं बल्कि इंटर स्टेट बसें भी अब चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि जो मिनी बसें एम्बुलेंस बनाई गई थी कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए वे अभी एम्बुलेंस ही रहेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों के मेडिकल के बिल पेंडिंग हैं वो जल्द से जल्द दे दिए जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ये हिदायत कहीं नहीं थी कि भाई बसों को बंद करो। उन्होंने यही हिदायत रखी थी कैपेसिटी के अनुसार, अगर सवारी जितनी भी आ रही है उनके अनुसार। हमने किलोमीटर स्कीम वाली या मिनी बस हमने बंद कर दी थी। क्यों कर दी थी कि हमने इनको 26 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ता है और 26 सवारी बैठती हैं तो उसमें हमें इनको कवर नहीं कर पाते। हमारे जो लॉस मतलब किराया जो है वो नहीं बन पाता था, पल्ले से ही देना पड़ता था उनको। 26 सवारियों में हमारा पड़ता भी लगता है, जबकि 26 से ऊपर। और इसमें लॉकडाउन के दौरान तो 14 रुपये 10 रुपये रिसीप्ट आ गई, तो बस इसी से काम चलता था। तो उसमें हमारा कंडक्टर भी ड्राइवर भी बसों को भी यूज़ करना तो एक्स्ट्रा खर्च करने की क्या थी जब सवारी ही नहीं थी। अब हमें महसूस हो रहा है कि सवारी हमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जैसे शुरू में हमने स्टार्ट करा तो उसमें हमारी कुल 30 गाड़ियाँ चली थी और उसके बाद में हमने 60-65 गाड़ियाँ तो चला दी थी। अब जैसे जैसे सवारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं तो हमें ऊपर से भी डायरेक्शन मिल गई है कि भाई आप फुल कैपेसिटी में चलाओ गाड़ियों को। और कोरोना को देखते हुए उनकी हिदायत तो पालना तो करनी है कि भाई मास्क वगैरह हो या सैनिटाइज हो या बसों को साफ़ सुथरा रखें, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, उनका पालन तो हमने करना ही करना है। लेकिन उसके साथ साथ में हम अपने ये भी देखेंगे भाई हमारा डिपार्टमेंट दिन पे दिन डाउन होता जा रहा है तो अब कोशिश करते हैं भाई गवर्नमेंट ने इससे ज़्यादा क्या कर सकती है। हमारे पूरे डिपार्टमेंट को घर बैठा के 1.5 साल तक बैठा के खिला दिया है, तो अब हमारा भी कर्तव्य बनता है, हर आदमी का कर्तव्य बनता है कि हम भी इस डिपार्टमेंट के लिए कुछ करें, इसको बैठाने की वजह से थोड़ा बहुत उकसाएँ इसको। बहुत ज़्यादा घाटे में जा रहे हैं हम और अब हमको हमारे प्रयत्न यही है कि मैक्सिमम हम सवारियों को बिठाएँगे, गाड़ियों में निकालेंगे। और अभी मैंने आदेश भी कर दिए हैं
वे टोटली गाड़ी रोड के ऊपर हों, ठीक है। सवारी और कुछ प्रभाव भी पड़ता है, जब गाड़ियाँ लोकल में जाएंगी तभी उनको पता लगेगा भाई हाँ गाड़ी चल रही है, तो सवारी भी आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। लोगों के अंदर भय बढ़ा हुआ था, लेकिन वो अभी कुछ मतलब हो गया है, कुछ बीमारी बहुत कम हो गई अभी। पहले तो बहुत ज़्यादा केसेज होते थे, अब तो एक दो आता है, अब वो भी उनका भी इलाज हो जाता है, कोई ऐसी। हमारी समस्या ये है जी, एक पहले जो 1/1/16 से जो पहले रिटायर हुए थे उनकी पेंशन रिवाइज के लिए सरकार की तरफ से चिट्ठी आई थी हर डिपार्टमेंट में, परंतु 1/1/16 का जो 5 साल होने को जा रही हैं, आज तक वो हमारी पेंशन रिवाइज कंप्लीट नहीं हुई है। बहुत से बाकी पड़े हैं। उसके बाद 2018 में एक चिट्ठी आई सरकार की तरफ से कि जो पे बैंड 3200-3300 था उसको 3600 मान करके पे रिवाइज की जाए, और जो 3600 था उसको 4200 मान करके और रिटायर्ड कर्मचारियों की पे रिवाइज की जाए। हम इस बारे में बार बार पिछले 2 साल से या मीटिंग भी कर चुके हैं, महाप्रबंधक से भी मिल चुके हैं, परंतु हर बार हमें यही कहेगा कि अब जो है अनुभाग अधिकारी नहीं है, अब लेखा अधिकारी नहीं है, हमारा आज तक पेंशन रिवाइज नहीं हुई है, जिसकी वजह से हमें कर्मचारियों में, रिटायर्ड कर्मचारियों में भारी रोष है। हम बार बार तो आ नहीं सकते क्योंकि उम्र का तकाजा है, इस गर्मी में वैसे भी नहीं आ सकते। हम पिछले दिनों 10 तारीख को भी यहाँ जो है इसमें मीटिंग करके, और महाप्रबंधक साहब तो मिले नहीं थे, लेकिन बाकी अधिकारियों का हमने बताया था, उन्होंने ये कहा था कि भी करवा देंगे। जिले के गांव बलियाली में पशुपालन व डेयरी विभाग ने पशुओं की बीमारियों से बचाने के लिए उन्हें वैक्सीनेशन किया गया। पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय संसलवान ने बताया कि गांव के पशु चिकित्सालय में विशेष रूप से भेड़ बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए टीके लगवाए गए हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी न हो। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत आज पशु चिकित्सालय बलियाली द्वारा भेड़ और बकरी को बरसात के मौसम से पहले ईटीवी, शीप पॉक्स और पीपीआर जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण का कार्य किया गया। पशु चिकित्सालय की टीम ने पशु अस्पताल में भेड़ और बकरियों के टीकाकरण का कार्य किया। डॉक्टर विजय संसलवान ने बताया, इन टीकों के बाद पशुओं में अन्य बीमारियां भी कम आती हैं। सभी भेड़ और बकरी पालकों को ये टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए, जो कि विभाग द्वारा निःशुल्क किया जाता है। पशुपालन विभाग के द्वारा आज पशु चिकित्सालय बलियाली के अंतर्गत भेड़ और बकरियों में ईटीवी, शीपॉक्स और पीपीआर जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण का कार्य किया गया। इसमें गांव के अंतर्गत जितने भी छोटे पशु भेड़ और बकरियां आती हैं उनके टीकाकरण का कार्य संपन्न किया गया है, क्योंकि ये तीनों ऐसी जानलेवा बीमारी हैं जो पशुओं में होने के बाद छोटे पशु मौत का ग्रास बन जाते हैं और गरीब आदमी इसकी भरपाई नहीं कर पाते। और गरीब आदमियों के उत्थान के लिए ही हरियाणा के माननीय कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल ने इनके दुख को समझते हुए पहली बार छोटे पशुओं में लोन देने के लिए भेड़ और बकरियों में 90% तक अनुमान का काम शुरू किया है। तो छोटे पशुपालक जो भेड़ और बकरियों का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उससे अपना गुजर बसर करना चाहते हैं, वो ये लोन लें, और इस लोन में 90% अनुदान है। और इस अनुदान से इतना बड़ा फायदा होगा कि हमारे भिवानी जैसे मरु क्षेत्र में भेड़ और बकरियों का पालन की जो अपार संभावनाएं हैं वो पूरी होंगी। विश्व हिंदू परिषद भिवानी ने मांग की है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू लड़कियों का अपहरण और धर्मांतरण करवाने वालों को तुरंत कठोर से कठोर सजा दी जाए। लव जिहाद के विरुद्ध कानून लाया जाने के मांग को लेकर भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम भी सौंपा गया, जिसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पूरे देश में राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं डीसी साहब के माध्यम से। ये बहुत ही गलत काम हुआ है, जिसके लिए पूरे समाज में, हिंदू समाज में और सिख समाज में भारी रोष है। इसके लिए 1 साल पहले विश्व हिंदू परिषद ने नूह के अंदर मुख्यमंत्री महोदय को बुलाया था, वहाँ के हालात से अवगत करवाया था। हमारे संयुक्त राष्ट्रीय महामंत्री माननीय सुरेंद्र जैन जी ने उनको पूरे मामले से अवगत करवाया था, और हरियाणा के अंदर भी धर्मांतरण कानून बनाने की वकालत की थी। मुख्यमंत्री साहब ने हाँ भरी थी कि हरियाणा के अंदर भी धर्मांतरण कानून बनेगा, लेकिन आज हम हरियाणा सरकार को भी चेताना चाहते हैं कि उन्होंने 1 साल के दौरान सिर्फ आश्वासन के हमें कुछ नहीं दिया, कोई धर्मांतरण कानून नहीं बनाया।
इसलिए हम हरियाणा सरकार से भी मांग करते हैं कि वो हरियाणा में भी धर्मांतरण कानून बनाए और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जैसा योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मांतरण कानून बनाया है उसी की तर्ज पे जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अंदर भी ये कानून बनना चाहिए। हमने बार बार सरकार को चेताया है कि लव जिहाद और धर्मांतरण के ऊपर कानून बनाया जाए, परंतु सरकार के कान बंद है और वो कोई बड़ा धमाका का इंतजार कर रही है। आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ये सरकार को चुनौती भी देता है कि अगर भविष्य में ऐसी घटना हुई तो हिंदू समाज कुछ अगर करेगा तो उसका सीधा सीधा जिम्मेदार सरकार होगी। कोरोना संक्रमण के चलते बच्चों की शिक्षा ऑनलाइन ही चल रही है। हालांकि 1 जुलाई से विद्यालयों को खोलने की मांग निजी विद्यालयों द्वारा की जा रही थी, लेकिन इस बीच सरकार के आदेशानुसार खंड शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि बच्चों के लिए छुट्टियां 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई हैं और उनके क्लासेस अभी ऑनलाइन ही चलेंगी। हरियाणा सरकार ने कोविड के कारण स्कूली बच्चों की छुट्टियां 15 जुलाई तक बढ़ा दी हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने समीक्षा बैठक में माहौल को स्कूल खोलने के लिए उपयुक्त नहीं पाया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सरकार स्कूल खोलने को लेकर कोई जल्दबाजी में नहीं है। छुट्टियां बढ़ाने की जानकारी देते हुए खंड शिक्षा अधिकारी आनंद राम शर्मा ने कहा कि हरियाणा में स्कूलों की छुट्टियों को आगे बढ़ा दिया गया है। कोविड के मामले हालांकि काफी कम हुए हैं और स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अभी अभिभावक और बच्चों में डर है और स्कूल खोलने का माहौल नहीं बन पाया है। स्कूलों में पूरा स्टाफ आता रहेगा और रोस्टर प्रणाली खत्म की जा चुकी है। बच्चों की पढ़ाई मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन ही चलेगी। सरकार की तरफ से बहुत बढ़िया प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन का कार्य जोर शोर से किया जा रहा है। इसी में लॉकडाउन को भी 5 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि जब तक स्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं हो जाती हैं, हम किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते, तो विद्यालय में अवकाश 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। विद्यालय में जो भी नामांकन का कार्य है या मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दूरस्थ शिक्षा की जो पद्धति अपनाई गई है, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए बच्चों के अंदर शिक्षा का पूर्ण रूप से जो है उनका जुड़ाव रहे, वो शिक्षा से जुड़े रहें, किसी प्रकार का उनको नुकसान ना हो, इसलिए अध्यापकों के लिए समय अवधि बढ़ा दी गई है। वो अब विद्यालय में 8:30 बजे उपस्थित होते हैं और 12:30 तक रहते हैं। पूर्व में ये 9 से 12 तक का समय निर्धारित था। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।